कितने हो गए? पहले कितने थे? इसका मतलब है मैं मैसेज कर दूँ, मैसेज उधर चला गया। चलो फिर जितने भी हैं फिर आ रहे हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं। जो है ना माठी क्रांति के बच्चे जो आगे नहीं जा सकते, इस तरह बेसिकली हम भी वही थे। तो उनके लिए मैट्रिक के फौरन बाद एयरफोर्स दी बेस्ट ऑप्शन। हम पढ़ाती भी है, सिखाती भी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, बात कैसे करनी है। एयरफोर्स में से जब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का 2018 का बैच आया था ना, आप इमेजिन करो कि पीएफ से कितने सिलेक्ट होकर लड़के आए होंगे और सब कितने आए होंगे। अंदाजन ये 467 आए टोटल पूरे पाकिस्तान में से, एयरफोर्स कितनी आई होगी? नहीं, इतने तो बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि इतने, लेकिन उसमें हमारे जो एयरफोर्स में से लड़के इंस्पेक्टर बन के सिर्फ, पुलिस में से कितने आए होंगे? 2-4 ही होंगे। एयरफोर्स में 33 बच्चे सिर्फ इसी बैच में आ गए सिलेक्ट हो। एयरफोर्स ने फिर पाबंदियां लगाई होंगी, ये तो हमने कोई पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है कि जो आता है पढ़ता है, पढ़ के आगे निकल जाता है। एनओसी लेके क्योंकि वो जहाज भी तो उड़ाने हैं ना। उधर से लीव करने की ज़्यादा टफ होगा यार। देखो अभी आप 16 में चले जाते हो, 16 के बाद आप जाते हो मैं CSS का, तो क्यों जाते हो? उससे बेहतर है, ग्रेड बेहतर है, लेकिन वो होता है ना कि इंसान को वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत है, पाबंदियाँ बहुत है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं। गपशप बड़ी होगी ये, आपको थोड़ा सा इसमें ये भी मिल गया कि, और वैसे भी हम पेंशन लेने वाले बंदे हैं, पेंशन मिली थी स्टिल मिल रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ये मेरी भी आदत है। हाँ जब बिहार में गए थे उसमें तो बात ही याद है, इसलिए हमें एयरफोर्स याद आती है कि बड़ा अच्छा था, स्टिल है। ये लास्ट नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना वो मैक्सिमम 15 साल की रिलैक्सेशन ले सकता है और मिनिमम जितनी सर्विस की होगी उसमें, लाइक आपकी 10 साल सर्विस है तो आप 10 साल रिलैक्सेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 25 साल सर्विस होती है तो आप 25 साल नहीं ले सकते, 15 साल तक ले सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिट है। तो आप इसी पे एंड करें अगले साल का ना, अगली बारी का ना सोचिए, आप इसी में गए कि इस दफ़ा मैंने लेना। लेट्स रिज्यूम दी क्लास। हमने यार वेरी सॉरी जूम वाले स्टूडेंट्स, हम चाय पे लग गए थे और चाय के साथ पहली क्लास थी तो स्टूडेंट की डिस्कशन भी थी और कलेक्शन ऑफ फी भी थी, तो इस वजह से हमने टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लिया। तो अब हम आते हैं क्लास की तरफ। सेल टैक्स एक्ट को हम आगे बढ़ते हैं। सेल टैक्स एक्ट में हमने एक्टिव टैक्स पेयर को सिर्फ पढ़ा और विद इलस्ट्रेशन किया। आगे हमसे किस चीज़ की डेफिनेशन करवाना चाह रहे हैं? एपलेट ट्रिब्यूनल को भी सॉरी पढ़ लिया था, और एपलेट ट्रिब्यूनल है क्या और कहाँ से शुरू होकर वहां तक पहुंचते हैं ये भी हमने देखा। फिर आगे अब वो हमें कह रहा है कि अप्रोप्रिएट ऑफिसर कौन सा है। अप्रोप्रिएट ऑफिसर, ऑफिसर कौन है जनाब? कोई भी ऑफिसर जिसको FBI ने जो गजट है उसके अंदर नोटिफाई कर दिया, वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर। आगे हम चलते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। FBI ने जिसको गजट सब छपता है ना उसमें नोटिफिकेशन के जरिए कह दिया ये ऑफिसर है तो वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर होगा। आगे है एरियर्स। एरियर्स क्या होते हैं? एरियर्स आपने देखे, आप घर बिजली का बिल आता होगा, आपने वो बिल जमा नहीं करवाया, अगले महीने नया बिल आया। एक होता है करंट बिल, एक उसमें लिखा होता है एरियर्स। एरियर्स जनाब आपके ड्यू थे, आपने जमा नहीं करवाया, वो बन जाते हैं आपके एरियर्स।
इसी तरह सेल टैक्स में टैक्स ड्यू हो गया, आपने जमा नहीं करवाया, वो क्या बन गया? एरियर्स। यही एरियर्स की डेफिनेशन है कि ड्यू हो गया टैक्स, आपने जमा नहीं करवाया, वो एरियर्स। आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज एरियर्स, टैक्स ड्यू इज एरियर्स। लेकिन अगर आपने पे कर दिया तो वो एरियर्स नहीं रहेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है एक, एओपी जिसे कहा जाता है। यार यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि टैक्स पेयर बेसिकली फंडामेंटली तीन तरह के होते हैं। एक अकेला बंदा होता है जिसको इंडिविजुअल कहा जाता है, एक होता है दो या दो से ज्यादा बंदे मिलते हैं और एक कारोबार शुरू कर देते हैं, उसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर कन्वेंशनली हमारे इलाकाई तौर पे देखा जाए तो हम इसे कहते हैं पार्टनरशिप। ये कहते हैं ना वो पार्टनर बन गए, इन्होंने पार्टनरशिप बना के काम शुरू कर दिया। लेकिन टैक्स की जुबान में आप पार्टनरशिप का वर्ड कहीं नहीं देखोगे, आप सुनोगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक कंपनी होती है। तो तीन तरह के पर्सन होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बात शुरू हुई थी एसोसिएट से या एसोसिएटेड पर्सन। जो आपस में एसोसिएट कौन होंगे, किनको कहा जाएगा कि ये आपस में एसोसिएट है? एसोसिएट वो होता है, देखो, कि आप के दरमियान कोई ऐसा तल्लक वास्ता है कि आपको एसोसिएट कहा जाएगा। वो तल्लक वास्ता आप लोग मिसयूज करते हैं। मिसयूज क्या करते हैं कि आप देखो, ये मार्कर है 100 रुपए की, 100 रुपए की मार्कर अगर 17% टैक्स है तो कितना लगेगा? 17 रुपए, 100 मल्टीप्लाई बाय 17%, 17 निकला, टैक्स लग गया। लेकिन मेरा एक एसोसिएट है, राव साहब मेरे एसोसिएट की डेफिनेशन में आ गए, मैं कहता हूँ आप 50 रुपए की देते, 50 रुपए का 17% कितना हो गया? 17 का आधा, 8.5, 8.5। इसलिए कानून ने कहा कि मैं एसोसिएट तुम्हें बताता हूं कि एसोसिएट के साथ काम करना है तो फिर मैं तुम्हें आगे जाके गाइडलाइन दूंगा। इसलिए पहले ये बताना जरूरी है कि एसोसिएट क्या होता है। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं? हाँ नहीं यार, अच्छा, तो जब वो आपस में, इसलिए उसने कहा मैं एसोसिएट का बता देता हूँ तुम्हें कि आगे मैं जहाँ पे काम करूंगा ना, एसोसिएट के साथ काम करोगे तो इन चीजों का ख्याल रखना। तो वो कहता है कि फिर एसोसिएट कहोगे किसे? मैं वो बताता हूँ कि एसोसिएट या एसोसिएटेड पर्सन आप किसे कहोगे, वो मैं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एसोसिएटेड पर्सन ना, ये कौन होते हैं? देखो, एसोसिएटेड पर्सन वो होता है, मिसाल के तौर पे मैं मिस्टर ए हूं और एक मिस्टर बी है। मैं मिस्टर बी की थॉट, मैं उसकी सोच के मुताबिक काम करता हूं, ये जैसे कहता है मैं वैसा करता हूं, तो हम आपस में एसोसिएट। मैं मिस्टर बी की बातों पे लग के काम करता हूं, ऐसा कोई भी बंदा जो दूसरे की बात मान के काम करता हो हमेशा, वो क्या होंगे? आपस में दोनों एसोसिएटेड। अभी एक मिस्टर ए और मिस्टर बी दो बंदे हैं, एक है मिस्टर सी, ये दोनों इसकी बात मान के काम करते हैं हमेशा, तो ये फिर सारे आपस में क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। मतलब कि मिस्टर ए अगर मिस्टर बी की बात मान के काम करता है तो ये दोनों आपस में एसोसिएट है। या ये दोनों जो है ना, है अलग अलग बंदे, मिस्टर ए कहीं और रहता है, बी कहीं और रहता है, लेकिन बात जब भी कोई काम कर रहा हो तो इसकी मान के करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। फिर उसने कहा क्या ये यही एसोसिएट होंगे और कोई नहीं होंगे? मिस्टर ए और मिस्टर बी, पिछली बात भूल जाओ, अब हम ए और बी नहीं करते, हम कहते हैं सी बी हो गया। हम कहते हैं एक के है और एक पी है, ये मिस्टर के नाम है, के गुरम पी से चलो पाकिस्तान या कुछ भी बना लो। ये दो बंदे हैं, ये रिलेटिव है, तो ये भी आपस में एसोसिएट होंगे। अभी आप कहोगे सर रिलेटिव क्या, मेरा वो मामू के बच्चे का आगे वो सारे रिलेटिव होंगे, वो सारे एसोसिएट होंगे? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कि एसोसिएट कौन होंगे। स्पाउस,
सिस्टर, ब्रदर, स्पाउस शरीक हयात, वाइफ और हस्बैंड स्पाउस होते हैं वो। तो ये स्पाउस, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये सारे आपस में क्या है, एसोसिएट है। वो चाचे का, वो फलां का, वो नहीं, जो मैंने कह दिया, जो इसने एसोसिएट को कह दिया, सिर्फ यही होंगे, एसोसिएट होंगे। अगर ये दो बंदे मैंने लिखे थे ए और बी, वो सी की बात मान रहे हैं, लेकिन सी की बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सी ने उनको अपना मुलाजिम रखा हुआ है, तो क्या वो एसोसिएट होंगे? फिर एसोसिएट नहीं। अगर मुलाजमत की वजह से एक बंदा दूसरे बंदे की इंटेंशन के मुताबिक काम करता है, तो फिर वो आपस में एसोसिएट नहीं होंगे, ठीक। फिर वो कहता है कि क्या यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी? नहीं। देखो, अगर एक एओपी है, एओपी क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके काम करना शुरू कर देते हैं, वो एओपी बन जाती है। मैक्सिमम याद रखना कि 20 बंदे पार्टनरशिप में पार्ट मेंबर बन सकते हैं। कहते हैं कितने बंदे पार्टनर बन सकते हैं, एओपी में जा सकते हैं, तो मैक्सिमम तादाद 20 है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक, according to Partnership Act 1932, maximum number of members of a partnership or AOP is 20। अच्छा, तो ये बात होगी जी। तो फिर वो कहता है कि रिलेटिव हो गया, जो दूसरों के इंटेंशन पे काम करने वाले हो गए, तो क्या बात रुक गई? उसने कहा जो एओपी है ना और उसके मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स भी आपस में क्या होंगे? एक एओपी है, उसके मैं भी मेंबर हूँ, राव साहब भी मेंबर है, दोनों क्या हो गए आपस में? एसोसिएट हो गए। फिर आगे एक कंपनी है, कंपनी है जी, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी ने शेयर बेचे, आपने कहा मैं खरीद लेती हूँ, तो आपने वो शेयर खरीद लिए। आपने शेयर खरीद लिए कंपनी के, तो हर शेयर होल्डर कंपनी का जो है वो एसोसिएट होगा? नहीं। उसने कहा हम एक हद मुकर्रर करते हैं, एक हम हद मुकर्रर करते हैं। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। ये शेयर होल्डर का तो पता है ना सबको, ये तो जिसने कुछ भी किया हो उसको पता है, शेयर होल्डर का, जिसने ग्रेजुएट किया। एक कंपनी है, उसके अंदर शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 50% शेयर हो पूरी कंपनी के, वो ये और ये कंपनी और वो शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। क्या इसके पास अकेले 50% हो? कहता है अकेले नहीं, ये और इसने अपने एसोसिएट के साथ मिलकर भी, जैसे अब एक वालिद के पास है, बाकी बेटे के पास है, तो वो दोनों एसोसिएट है, तो दोनों के पास 25-25 से मिला के 50 बन गया, तो ये 50 बन गया। इस वजह से ये और कंपनी एसोसिएट हो गए, ठीक है। सर हो सकता है और इसकी ज्यादा भी, मिनिमम 50 से ऊपर चले गए तो वो डेफिनेट हो जाने हैं। अच्छा, क्या वो कहते हैं कि सिर्फ क्या शेयर होने से बस, या कि और भी चीज हो? तो जब शेयर होल्डर होते हैं तो आपके पास कंपनी के अंदर वोटिंग पावर होती है कि नहीं, वोटिंग राइट। कि कोई भी काम करना हो कंपनी ने तो वोट पड़ते हैं। तो कहता है अगर किसी कंपनी की जो टोटल वोट है ना, उन वोट में से किसी के पास 50% या इससे ज्यादा वोटिंग पावर भी है ना, तो वो भी कंपनी और बंदा एसोसिएट होंगे। वो कंपनी और बंदा आपस में एसोसिएट हो। फिर वो कहते हैं कि अच्छा यार, क्या वोटिंग और शेयर होल्डिंग पे बात बन जाएगी? आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? कोई पैसा कमाए। पैसा कंपनी बंदों को किस तरह देती है? डिविडेंड के तौर पे देती है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी कहती है मैंने इस साल इतना कमाया, उसमें से इतना मैं अपने शेयर होल्डर को दे देती हूँ। जो देने का अमल है उसको डिविडेंड देना कहते हैं। अगर डिविडेंड जो है जितना भी दिया जा रहा है उसका 50% कोई बंदा ले जाता है, तो वो जो बंदा पैसे लेके जा रहा है 50% और जो कंपनी दे रही है, दोनों फिर एसोसिएट हो गए। आई रिपीट,
कि शेयर होल्डिंग अगर आपके पास किसी भी कंपनी की 50% या 50% से ज़्यादा है तो आप और जो कंपनी जिसके शेयर हैं वो दोनों एसोसिएट हैं। वोटिंग पावर अगर आपके पास 50% या 50% से ज़्यादा है, आप और कंपनी एसोसिएट है। अगर डिविडेंड कंपनी देती है तो डिविडेंड के ऊपर आपका हक 50% डिविडेंड से या इससे ज़्यादा है तो आप तो, लेकिन क्या अकेला, कहता अकेला नहीं, वो अपने एसोसिएट के साथ मिलकर भी अगर वो 50% अचीव कर जाता है, इवन देन वो और कंपनी एसोसिएट है। अच्छा, ये ट्रस्ट का कंपनी आपको कॉन्सेप्ट होगा, ट्रस्ट क्या होता है? ये ट्रस्ट बना हुआ है रहमत आई ट्रस्ट, शौकत खानम अगर ट्रस्ट है तो ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट बने हुए, ट्रस्ट और जो ट्रस्ट से फायदा उठाता है, ट्रस्ट में होता है कि होते हैं ट्रस्टर, होता है 3 पार्टियां होती हैं ट्रस्ट में। जो भी ट्रस्ट बनता है उसमें 3 पार्टियां होती हैं। एक ट्रस्टर होता है जिसने एसेट्स इन्वेस्ट करता है ट्रस्ट के अंदर। एक होता है ट्रस्टी जिसने ट्रस्ट की देखभाल करनी होती है, जिसने उसके अफेयर चलाने होते हैं। और एक होता है बेनिफिशियरी। कहता है ट्रस्ट और कोई भी बंदा जो ट्रस्ट का से फायदा उठा सकता है वो दोनों आपस में एसोसिएट। ये कानून क्या है? ट्रस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो पैसे लगाता है वो ट्रस्टर होता है, जो एसेट्स दे रहा होता है, जो उसको मैनेज करता है वो ट्रस्टी होता है, और जो फायदा उठाता है वो बेनिफिशियरी होता है। अगर ट्रस्टर और बेनिफिशियरी, ट्रस्ट से कोई भी बंदा बेनिफिट जो ले या लेना हो जो ले सके, वो आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। फिर वो आगे हमें क्या कहता है? अच्छा, तो अबाव अजदाद हो गए। एक वो कहता है कि जनाब के शेयर होल्डर ट्रस्ट मेंबर ऑफ एओपी। हाँ, तो यही बात जो कंपनी ये वाली हुई थी ना, ये हम कंपनी को कवर कर लिया, ट्रस्ट को कवर कर लिया। फिर कहते हैं एओपी में मेंबर्स तो आपस में एसोसिएट हो गए, एओपी में मेंबर्स तो एसोसिएट हो गए। तो क्या एओपी और एओपी के मेंबर भी एसोसिएट हो सकते? जैसे कंपनी और कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, इस तरह एओपी में एक एओपी है, एक उसका मेंबर है, तो क्या ये भी आपस में एसोसिएट है? उसने कहा हाँ, हो सकते हैं। अगर जो एओपी में सरमाया लगा है वो 50% किसी मेंबर ने लगाया, या जो कंपनी से फायदा आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसमें 50% इसका हक है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये आपस में एसोसिएट हो जाए। एसोसिएट की डेफिनेशन आप लोगों ने जरूर पढ़नी। एसोसिएट की डेफिनेशन ये हमें आईसीएमए में भी आ जाया करती थी, और ये सीएमए के पेपर भी उठाएंगे तो उसमें भी आती है। तो शायद कहीं किसी ना किसी जगह उसके पास क्वेश्चन पड़ा है ना, 50% वाला है, ट्रस्टी वाला है, ये कौन रिलेटिव वाला है, कि ये वाला रिलेटिव होगा तो क्या ये एसोसिएट होगा? फिर 2 बंदों की इंटेंशन वाला है, सही। तो ये वाले जो चीजें हैं उसको इस काबिल बना देती हैं कि आप 1 नंबर का क्वेश्चन कर लो इनसे कहीं किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये तो था एसोसिएट, और एक एओपी मैंने बता दिया है आपको। एओपी बेसिकली एक फर्म होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एक फर्म का दर्जा दिया जाता है, फर्म। इसके अलावा हिंदुओं की, जो हिंदू माइनॉरिटीज है हमारे पास, हिंदू अक्सर इकट्ठे रहते हैं, वो डिवाइड होके नहीं रहते, इकट्ठ में रहते हैं वो लोग। तो उनकी जो अनडिवाइडेड फैमिली है, अनडिवाइडेड तकसीम और अनडिवाइडेड जो तकसीम ना हुई हो, तो हिंदुओं की अनडिवाइडेड फैमिली जो मिलजुल के रह रहे हैं उसको भी एओपी कहा जाएगा। हिंदुओं की अनडिवाइडेड फैमिली को भी एओपी कहा जाएगा, एक फर्म को भी एओपी कहा जाएगा।
और अगर किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक कोई पार्टी बन जाती है उसको भी एओपी कहा जाएगा। आपने ये याद रखना है, वो फॉरेन लॉ कह रहा है तो फॉरेन लॉ के मुताबिक भी अगर कोई पार्टी बन जाती है आर्टिफिशियल पर्सन की तो उसको भी क्या कहा जाएगा, एओपी कहा जाएगा। एओपी की डेफिनेशन में सिर्फ यही आता है, फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो कह सकता है हिंदू डिवाइडेड फैमिली शायद लिख दे। तो आपको पता है जो तकसीम नहीं हुई हुई फैमिली वो वाली की बात कर, जो कट में रह रहे हैं, वो आंसर ठीक होगा। अच्छा, बैंकिंग कंपनी वो कहेगा, जहां पे भी कहता है बैंकिंग कंपनी में किसे कहूंगा, ये बैंक जितने भी बने हुए हैं ना ये बैंकिंग कंपनी से, HBL, ABL और जो अस्करी बैंक, ये सारे के सारे क्या है, बैंकिंग कंपनीज हैं। और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कौन सा है पाकिस्तान में, कौन सा है जी अता, मैंने बताया था। हाँ जी, बैंकिंग कंपनीज होती ये भी कंपनीज ही हैं, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। इसको याद रखिएगा कि पाकिस्तान में बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस कौन सा इस वक्त लगा हुआ है, तो आप ये बता दीजिएगा। फिर ये हमने पढ़ लिया। बोर्ड कहता है जहां पे भी सेल टैक्स एक्ट में बोर्ड का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इम्तिहानी बोर्ड नहीं, जहां पे भी बोर्ड का लफ्ज होगा वहां पे समझा जाएगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। बोर्ड का मीनिंग है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर वो कहता है चीफ कमिश्नर का मैं जब भी वर्ड यूज करूंगा तो होगा चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और ये याद रखिएगा ये जितनी भी अथॉरिटीज अपॉइंट हो रही हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये किस सेक्शन में हो रही हैं, ये याद रखना है, सेक्शन 30। किसने बताया ये, वेरी गुड। तो ये इस सेक्शन में अपॉइंट हो रही है, ये आपने याद रखना है कि ये अथॉरिटीज जो अपॉइंट हो रही हैं। देखो एक पूरा जो टैक्स ऑफिस होता है ना, लाइक एक कारपोरेट टैक्स ऑफिस, सीटीओ लाहौर, सीटीओ लाहौर को हेड कौन कर रहा होता है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वो हेड कर रहा होता है। तो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सेल टैक्स एक्ट के इस सेक्शन के मुताबिक अपॉइंट होता है, सेक्शन 30। इसके अंडर बहुत से कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर जोन 1, कमिश्नर जोन 2, कमिश्नर जोन 3, कमिश्नर जोन 5, कमिश्नर जोन 15, सारे होते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू 1 2 3 4 5 जिस तरह भी होंगे। तो ये कमिश्नर किस सेक्शन के मुताबिक, 30, वही 30 के मुताबिक अपॉइंट हो रहे होते हैं सेक्शन 30 पे ही। इन कमिश्नर के अंडर एडिशनल कमिश्नर होते हैं, ADCIR, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, हर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के नीचे कम से कम 2 या इससे ज्यादा ही होते हैं, या एटलीस्ट एक से होता ही होता है ना, क्योंकि अगर कोई पोस्टिंग वगैरह आगे पीछे चला जाए तो एक तो होता ही होता है एडिशनल कमिश्नर, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा ही होते हैं बड़े जोन होते हैं। ADCIR, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अब ये एडिशनल कमिश्नर के नीचे या तो ACCIR होता है, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, या डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, क्योंकि ये यूनिट के ऑफिसर होते हैं। यहाँ पे थे जोन, जोन के ऑफिसर कौन हो गए, कमिश्नर। CTO का या जो टैक्स ऑफिस, कारपोरेट टैक्स ऑफिस पे ऑफिसर कौन हो गया, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इनके जो यूनिट ऑफिसर है और जोन के दरमियान राब्ते के लिए दरमियान में एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और फिर यूनिटों को चलाने के लिए यूनिट ऑफिसर हो गए असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और मेन जो यूनिट को चलाने वाला है वो होता है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। यहाँ पे आप लोगों ने काम करना हाँ। तो ये इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है ना, आज जो सेक्शन 30 में दिखा देता हूँ आपको। अक्सर लड़ाई होती थी कि आप ऑफिसर नहीं है, ये सेक्शन 30
अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज, ये सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 में ये अथॉरिटीज है इनकम सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक। कौन कौन अथॉरिटी है यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, यहाँ पर अथॉरिटी जनाब अफसर नहीं है आप, ये वो अफसर जब नहीं लड़ाई होती तो फिर वो ये कहें कानून उठा लो जी, तो कानून के मुताबिक। और ये कहते कौन है, ऑफिसर नहीं कहते दे, वो कहते हैं यू आर ऑफिसर, यू आर मोर कैपेबल एज कंपेयर टू अस बिकॉज दिस पर्सन इज अ डॉक्टर और दिस पर्सन इज अ डॉक्टर और दिस तो वो ये मानते थे। लेकिन जो हमारा नीचे वाला स्टाफ है ना आप ये लड़ाई करते थे, साहब देखो तुसी नहीं अफसर हो यार, ये देखो वी आर ऑफिसर। क्लरिकल स्टाफ, हाँ हाँ वो अक्सर लड़ता था। अथॉरिटी तो यही तो मसला है, अथॉरिटी का रौला है, इसीलिए तो लोग निकले हैं, इसीलिए तो लोग बाहर आए थे कि यार अथॉरिटी। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम अथॉरिटी भी आ रही है। जो पहले पहले अथॉरिटी क्यों नहीं थी यार, रीजन क्योंकि जो इंस्पेक्टर था वो मैट्रिक के पास था, जो यूडीसी था वो क्या था, इंटर किया हुआ उसने। अभी यूडीसी कहता मैं बड़ा हूँ तुम नहीं बड़े, तो बात किसी हद तक ठीक भी है। अभी इंस्पेक्टर कौन जा रहा है, जिसने सीए किया हुआ है, जिसने एसीएमए किया हुआ है, जिसने एलएलबी किया हुआ है, जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, साथ में बीए में इकोनॉमिक्स वगैरह बीकॉम किया हुआ है, तो वो इंग्लिश में राइटिंग करता है तो वो बराबर करता है इनके। जब टैक्स का काम करता है वो इनसे बेहतर करता है, तो वो बुला के कहते हैं यार 2-4 यूनिट मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर नीचे वाला जो यहाँ पे है वो भी मानता है कि यार ये बात बढ़ गई है। विकास मंजूर को कोई कहे ना जाके तुम नहीं अफसर, वो तुम्हें बताएगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यूनिट में तुम्हें नहीं देता हूँ। तो वो अभी स्पेशल असिस्टेंट वही है, या उमर को कोई पूछे कि जो सीटीओ में है तो सारा कुछ वही चला रहे हैं ना, ऐसे वही है ना। अभी उन्होंने बताया कि हाँ हम हैं क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन थी। उमर जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे ख्याल से एलए का। तो ये है, चलो सेक्शन 30 में तुम लोगों ने छेड़ा ना फिर इंस्पेक्टर को, तो इसलिए डेफिनेटली होगी ना यार, इनकी होगी। दे आर मोर एलिजिबल, दे आर मोर कैपेबल, दे हैव द रेलेवेंट एजुकेशन, तो उन्होंने ऊपर आना ही आना है। आ जाए कल आए, उन्होंने आना ही आना। तो हमारी दुआएं जो ये जो थी ना, ये IAR की जो कमेटी थी, जो रिफॉर्म्स कमेटी थी जिसने इंस्पेक्टरों का केस लड़ना था, उसमें लाहौर से 2 बंदे थे जिनको कहा गया कि आप इसके मेंबर बने। एक मैं था और एक और था, हम दोनों छोड़ चुके हैं FPR को। नहीं, एक वो इस वक्त CEO है एक जगह पे और एक मैं। तो हमने जिन्होंने केस लड़ना था वो, क्योंकि हमें कहा गया था जितने भी ये 60-70 यहाँ पे थे कि आप जो है ना हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहा ठीक है करेंगे। अभी भी उस कमेटी अभी भी वहीं पे है और मैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ। बहुत काम होगा इंशाल्लाह आगे, टैक्स का बहुत आगे काम है, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ। आप चाहे टैक्स का एक्चुअल काम शुरू कर दें और यहाँ आप सरकारी इदारे में आ जाए, दोनों तरफ जिस तरह हालात बढ़ रहे हैं तेज़ी से, टैक्सेशन पहले ही नहीं, आजकल हर तरफ जोर है कि टैक्स टैक्स टैक्स, तो इसी वजह से तो टैक्स इंस्पेक्टर भी लिए जा रहे हैं। अच्छा यार, हम आज पहला दिन है तो आप लोगों को गपशप अलाउ है। आज के बाद हम राउजा को पता है हम पूरे लेक्चर में कोई गप नहीं लगाते किसी किस्म की भी, और क्वेश्चन और आंसर जो है 8:30 पे शुरू होता है हमारा, ताकि हम टाइम को पूरा यूटिलाइज करते हैं। अच्छा तो यार कमिश्नर का पता चल गया हमें। अच्छा कंपनी का पता है, कंपनी क्या होती है? कंपनी का नहीं पता? कहते हैं यार, कहते हैं कंपनी बना लो, काम करना है आपने, कारोबार करना है, हाँ करना है, कंपनी बना लें। तो नहीं पता कंपनी का? ऐसी कंपनी कहता है सेल टैक्स कहता है मैं उसी कंपनी कहूँगा जो कि कंपनीज
पहले होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, पहले होता था, अब ये बन गया कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन किताब में अभी भी यही लिखा हुआ है हमारे सेल टैक्स में, बेसिकली है ये अब। लेकिन अगर कंपनी इसके मुताबिक बनी हो, इसके मुताबिक बनी हो, सेल टैक्स एक्ट कहता है मैं भी इसे कंपनी ही कहूंगा। फिर वो कहता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वो किसी भी लॉ के तहत, पाकिस्तान में कोई भी लॉ लागू है उसके मुताबिक अगर बनी है तो वो भी आ जाएगी कंपनी की डेफिनेशन में। कोई भी मुदारबा, मुदारबा का सबको पता होगा कि अक्सर मुदारबे बने हुए हैं अभी कि इस्लामिक फाइनेंस की जाती है, आपको पार्टिसिपेट करवा लिया जाता है, कहते हैं हम इंटरेस्ट नहीं देते, हम आपको इस्लामिक फाइनेंस के मुताबिक रिटर्न दे रहे हैं। तो कोई भी मुदारबा जो रजिस्टर्ड होगा उसको भी कंपनी कहा जाएगा। और जो भी सोसाइटियां हैं, फाइनेंस सोसाइटी, फलां सोसाइटी, ट्रस्ट, इन सब को क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। और कोई भी फॉरेन एसोसिएशन है, चाहे वो पाकिस्तान में है रजिस्टर्ड या नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, लेकिन बोर्ड के पास चले गए और बोर्ड ने उनको कह दिया कि ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हाँ ये है, तो वो सारी की सारी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो कंपनियां बन गई, नंबर 1 जो भी कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक है, नंबर 2 बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 3 मुदरबा, नंबर 4 जितनी भी सोसाइटीज हैं, और नंबर 5 कोई भी बैनुल-अक़वामी इदारा है जो कि बोर्ड के पास चला गया। बोर्ड में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके पास चला गया, फेडरल बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया, तो वो बन जाएगी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। एक होता है कंप्यूटराइज सिस्टम, एफबीआर का कोई भी सिस्टम जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहे हैं टैक्स पेयर के साथ, उसको क्या कहा जाएगा? कंप्यूटराइज सिस्टम। आपका आईआरएस क्या है? कंप्यूटर आईआरएस क्या है? किसी भी बंदे ने रिटर्न फाइल करनी हो उसको लॉगिन बनाना पड़ता है आईआरएस के ऊपर जाके। तो जो आईआरएस है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। फिर आगे आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? वर्ड से क्या समझ आता है? कॉटेज। किसी ने मेरा लेक्चर सुना है यूट्यूब पे? तो सेल टैक्स डेफिनेशन नहीं सुनी? कॉटेज इंडस्ट्री, लोग काम किस तरह कर रहे होते हैं? कोई ट्रेडर बन जाता है, कोई होलसेलर बन जाता है, कोई डीलर बन जाता है, कोई रिटेलर बन जाता है, कोई मैन्युफैक्चरर भी बनता है। मैन्युफैक्चरर भी होता है कोई। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो चीजें बनाता है। कपड़ा बनाने वाला कपड़े का मैन्युफैक्चरर, रबड़ बनाने वाला रबड़ का मैन्युफैक्चरर, पेंसिल बनाने वाला पेंसिलों का मैन्युफैक्चरर, चेयर बनाने वाला चेयर का मैन्युफैक्चरर। तो कॉटेज इंडस्ट्री डील ही सिर्फ मैन्युफैक्चरर को करती है। मेरी तरह का बंदा हो वो कहे कॉटेज इंडस्ट्री डील विद होलसेलर, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, बताओ कौन सा ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग, कि ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसके पास ये जो मैं खसूसियत बताने लगा हूं, अगर उसके अंदर ये खसूसियत है तो हम उसे कॉटेज इंडस्ट्री कह देंगे। अगर उसके अंदर इनमें से कोई भी एक खसूसियत भी मिस हुई तो वो क्या होगा? वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं होगा। नंबर 1, पहली खसूसियत क्या है? पहली खसूसियत उसमें होनी चाहिए उसकी लोकेशन। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कोई ना कोई तो अड्डा बनाया होगा, कोई ना कोई फैक्ट्री तो बनाई होगी। उसकी जो लोकेशन है, अगर उसकी लोकेशन रहायशी इलाके में है, रेजिडेंशियल जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में, तो वो एक खसूसियत को मीट कर गया, फिर वो यहाँ पे ठहरा रहेगा, वो इसके अंदर रहेगा। दूसरा, मुलाजम जो रखे हुए हैं उसने, एम्प्लॉय, अगर जिस महीने आप काम कर रहे हैं उससे पिछले 12 महीने लगातार वो 10 या इससे कम है,
फिर आप इस डेफिनेशन के अंदर इंटैक्ट रहेंगे, इसके अंदर अंदर रहेंगे। अगर आपने मुलाजिम 11 कर दिया ना, पिछले 12 महीने आपने काम करवाया, आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, मार्कर बनवाते हैं आप लोग, अगर पिछले 12 महीनों में आप मार्कर बनवा रहे हैं लेकिन आपने मुलाजिम जो है वो 11 कर दिए, तो आपने कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके अंदर रहने के लिए आपको मुलाजिम कितने रखने पड़ेंगे? 10। अगर आपने अपनी लोकेशन जो है कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में चले गए, आप मुलाजिम 10 रखे हुए हैं, आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर नहीं। ये उन लोगों के लिए जो ये गुलशने रावी वगैरह पे जो नहीं छोटे छोटे कारखाने मोहल्ले में बने हुए हैं, ये उनके लिए है। मैं बताता हूँ ये क्यों है। अभी पहले हम खसूसियत देख लें। आप जब काम करते हैं तो आप बिजली का कनेक्शन या गैस का कनेक्शन लेते हैं? डेफिनेटली फैक्ट्री में लेना पड़ेगा। जो कनेक्शन है, अगर आपने इंडस्ट्रियल ले लिया तो आप इसकी डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे। आपके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास ना बिजली का ना गैस का इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और चौथी और आखिरी करैक्टरिस्टिक्स जो है, खसूसियत है, वो कहता है कि जब आप चीजें बनाते हो तो बना के खुद खाते जाते हो, बेचते नहीं हो। बेच के जो पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? टर्नओवर। टर्नओवर। अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ गया, 1 करोड़, अभी वो मिलियन में आपको कहेगा तो याद रखना 10 मिलियन हो तो 1 करोड़ बन जाता है। अगर मैं वो अपनी जुबान में इसलिए समझा रहा हूँ कि अपनी जुबान में समझना ज्यादा आसान होता है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ गया तो फिर भी आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर निकल जाओगे। तो 4 खसूसियत आपके अंदर जरूर होनी चाहिए अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में रहना चाहते हो। सही। अगर ये आप इससे बाहर निकल जाएंगे तो कॉटेज, अभी आप कहोगे सारी कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री क्यों कर रहा है ये इतना? वजह क्या है? बच्चे इसमें सेल टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री से मार्कर बना के निकालेगा ना तो उस पर लाइक एक सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, सही, वो मार्कर बेचता है 10 रुपए की, और जब टैक्स लगेगा तो 1.7 रुपए को 12 रुपए की बेचेगा। वो बड़ी पियानो की है, सैयद ब्रदर्स की है, सेल टैक्स लग रहा है। एक नया बंदा काम करना चाहता है, वो इन सारी खसूसियत को मीट कर लेता है, वो 10 रुपए की मार्केट बनाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सेल टैक्स, क्योंकि वो कॉटेज इंडस्ट्री है। वो 10 रुपए की बनाता है, 10 की बेच ले, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रो करें, ये मैन्युफैक्चरर ऊपर आए। मैन्युफैक्चरर आएगा तो इकोनॉमी का जो है ना सर्कल वो चलेगा, ठीक हो गया। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री का रौला पड़ा होता है कि कॉटेज इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है कि वो सेल टैक्स में आए, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है और कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर है तो उसको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो ये सारा चक्कर है, इसलिए ये खसूसियत तय की गई कि ये अगर है तो ठीक है, अगर इसमें से निकल गया बाहर तो आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर निकल गए। क्रेस्ट, व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट मेरे एक बहुत ही कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल टैक्स। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदे ने वीडियो बनाई, उसने इसको डिफाइन किया, और हम एडमिशन करवा रहे थे, लिटरली कि एकेडमी चलाना चाह रहे थे, एडमिशन करवा रहे थे, तो उसने अपलोड कर दिया। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा यार तबाही ना मचाओ, क्रेस्ट ये नहीं होता, मैंने कहा इस तरह नहीं करते। अगर मैं आपको कह दूं क्रेस्ट जो है ये एक फूलों की टोकरी का नाम है, कह दूं आपको राव साहब, आपको क्रेस्ट का नहीं पता, आप जब भी क्रेस्ट हुआ करेगा कि आपको यार सर ने बताया था ये फूलों की टोकरी का नाम है, मान जाओगे ना आप, क्योंकि आपको नहीं पता, आपका बैकग्राउंड नहीं है। वो बता दिया उसने, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार इट विल हैम्पर, मैं मैसेज दिखा देता हूँ कि मैंने उससे कहा कि मेरा मोबाइल किधर है दूसरे वाला,
अच्छा पता नहीं किधर है, शायद उधर पड़ा होगा। तो मैंने कहा इट विल हैम्पर द रेपुटेशन ऑफ माय एकेडमी आवर जॉइंट वेंचर, जो कुछ भी है। उसने उसने आगे से इंसल्टिंग उसने कहा, मैंने कहा यार आई थिंक यू आर नॉट सिटिंग विद एनी प्रोफेशनल्स, ये क्रैश ये नहीं होता, इसको क्रैश नहीं कहते, क्रैश कुछ और होता है, तो आप गलत चीज़ ना बताएं। उसने कहा तुम्हें नहीं पता बिजनेस कैसे किया जाता, तुम नए नए हो। चलो ठीक है भाई, अगर उसकी सुनोगे तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार इस तरह भी हो रहा है। कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्युएशन ऑफ सेल टैक्स, ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम ये है, हर महीने आपने रिटर्न फाइल करनी होती है, सेल टैक्स में हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है। आपने लाइक अभी अगस्त की रिटर्न फाइल की, आपने डेफिनेटली जुलाई की होगी। जब आपने जुलाई की रिटर्न फाइल की तो आपने कहा मेरे पास इतना माल है, इतनी गुड्स हैं, वो मैंने बेची, इतना बच गया जो मेरे पास पड़ा हुआ है जो बेची उस पर इतना टैक्स है, आपने एफबीआर पे जमा करवा दिया। सॉरी, अच्छा अगस्त आया, अगस्त में जो पिछला नहीं बिका हुआ था, अगस्त का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, बनता है ना कि अगस्त का पहले वाला स्टॉक जो पड़ा वो बन गया, साथ जो परचेजेस की और जो एंड पे बचा। तो क्रेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो आपका पुराना और मौजूदा और आने वाले डाटे के दरमियान लिंक पैदा करवाता है, डिस्क्रिपेंसीज को सामने लेके आता है। क्रेस्ट एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एफबीआर ने बनाया हुआ है, जो कि आपका ही डाटा जो आपने पुराना फाइल किया उसका अब फाइल करोगे वो, और जो आपका आने वाला है उसके दरमियान एनालिसिस करता है और बताता है कि ये खामियां हैं, वो एफबीआर को बताता है, रिपोर्ट करता है। और सिर्फ ये नहीं करता, आप कहते हो कि मैंने किस किस को गुड्स बेची, उनके नाम लिखते हो, वो वेरीफाई करता है कि वो अगला बंदा जिसको बेची क्या वो भी डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने राव साहब से खरीदी। ये है क्रेस्ट का काम। और अगर मैं कह दूं कि क्रेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एफबीआर की रिटर्न फाइल की जाती है, और यही क्वेश्चन आपने दिन रात की मेहनत कर लगाई हो 4 महीनों की, रक्शे में ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, आपने वो 4 पेपर हाथ में पकड़े हुए, रट्टे लगाए हुए, सारी मेहनत की हुई है, इंटरव्यू में जाके सामने बैठ गए, वो आपको कहता है क्रेस्ट बताओ, आप कह देते हो कि सारी क्रेस्ट वो होता है जो कि एफबीआर की रिटर्न जिस पे फाइल करते हैं। वो इंटरव्यूअर तो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कांटा लगा देगा आपके नाम के ऊपर। लेकिन जो ये कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए, ये कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि जो भी ऐड आएगी मैंने वो हर चीज पढ़ानी है। नहीं यार, मैं आई एम प्रोफेशनल ऑफ टैक्सेशन, सो आई शुड फोकस ऑन टैक्सेशन। ये वो चीज है, आपको नहीं पता। बच्चा दुनिया में आता है, उसे हम कहते हैं कि बेटा ये सेब है, वो जब भी देखेगा सेब, अगर हमने उसे शुरू में बता दी ये मैंगो है तो उसने मैंगो ही कहना है, उसने कहना ये मैंगो है। तो ये चीज हो रही है। तो ये जनाब क्रेस्ट मैंने आपको क्रेस्ट मैंने इस बार, क्योंकि इसमें मेरी डिस्कशन हुई थी और मैंने मैसेज भी किया और मुझे गलत अल्फाज भी सुनने पड़े कि यू आर न्यू इन द मार्केट, यू डोंट नो हाउ टू कमर्शियलाइज द थिंग्स। चीज़ों को कमर्शियलाइज करना होता है, हम बैठे रहे सीखते रहे, जब कमर्शियलाइज करना है लोगों तक पहुंचना है, लोग फायदा उठा रहे हैं, तो जो कुछ भी आ रहा है बताते जाओ। क्रेस्ट हो गया जी। अच्छा, ये पेजेस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये आगे कस्टम एक्ट है, जहाँ कहीं भी सेल टैक्स एक्ट में कस्टम एक्ट का नाम आएगा वो कहेगा कस्टम एक्ट 1969। ये सिर्फ याद रखने के लिए, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं कि कस्टम एक्ट कौन सा है पाकिस्तान में। कस्टम एक्ट 1969। अच्छा, वो कहता है कि डिफाल्टर कौन है। डिफाल्टर मैं किसे कहूँगा, और वर्ड से जाहिर है कि जिससे कुछ लेना था आपने, गवर्नमेंट ने कुछ लेना था वो नहीं दे रहा, वो डिफाल्टर बन गया।
लेकिन इसमें आपको एक चीज बतानी जरूरी है, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर वो है जिससे गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहा, वो डिफॉल्टर बनेगा। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी डिफॉल्टर होगी तो सिर्फ कंपनी को डिफॉल्टर समझा जाएगा या किसी और को भी समझा जाएगा? कंपनी के जो डायरेक्टर है, जो कंपनी के अफेयर्स को चला रहे हैं, सिर्फ कंपनी ही डिफॉल्टर नहीं होगी, बट इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी भी डिफॉल्टर होते हैं। एक एओपी है जो कि फर्म है, वो डिफॉल्टर होगी, तो सिर्फ फर्म डिफॉल्टर नहीं होगी बल्कि जो फर्म के मेंबर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिफॉल्टर हो जाएंगे। एक बंदा किसी की गारंटी दे देता है, उसका इंडिविजुअल है या कंपनी है या कोई भी है, बताने वाली चीज ये है, एक इंडिविजुअल है या कंपनी है या एओपी है, उसकी कोई गारंटी दे देता है, अगर वो कंपनी डिफॉल्ट करती है तो गारंटर भी जो है वो डिफॉल्टर बन जाता है। एक बंदा है वो कंपनी का मालिक है या डायरेक्टर है, वो फौत हो जाता है, उसका जानशीन आता है आगे, तो फिर वो जानशीन भी डिफॉल्टर है। तो डिफॉल्टर में हमने बता दिया गारंटर भी, सक्सेसर भी, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज भी और मेंबर ऑफ ईओबी भी, चारों के नाम शामिल हो जाएंगे डिफॉल्टर के अंदर। डिफॉल्टर वही होगा जिसके पैसे बनते थे, देने थे, टाइम पे नहीं दे रहा, वो क्या बन गया, डिफॉल्टर है। जिसका टैक्स था, टैक्स नहीं दिया, वो डिफॉल्टर बन गया। और कौन कौन हो सकता है, गारंटर, सक्सेसर, मेंबर ऑफ ईओबी, डायरेक्टर्स। जी राव साहब आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? फिर वो कहता है मुझे ये बता दो डिस्ट्रीब्यूटर, कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है एक खास एरिया के लिए, लाइक फिरोजपुर रोड कुतुबा चौक से लेकर इचरा तक मैं तुम्हें हक देता हूं कि मैं जो कुछ भी बेचूंगा तुम्हारे रास्ते बेचूंगा, तो आप क्या बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर। एक खास एरिया के लिए अपॉइंट किया जाता है कि उस एरिया में जितनी भी गुड्स सेल्स होंगी वो आपके थ्रू होगी, उसको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट को वो कह रहा है, लिंक कर रहा है रिटर्न फाइल करने के साथ। रिटर्न कितने अरसे बाद फाइल होती है सेल टैक्स की, 1 मंथ। किस सेक्शन में होती है, सेक्शन 26 सेक्शन, ये वो वाले सेक्शन है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है इंटरव्यू के लिए भी और पेपर पास करने के लिए, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाले। तो ड्यू डेट क्या है, कहता है 15 हर महीने की। लाइक अगस्त गुजर गया हमारा, तो जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आ गया, सितंबर की 15 ड्यू डेट, इसके अंदर आपने रिटर्न फाइल कर। लेकिन आजकल प्रैक्टिकली 18 चल रही है, सेल टैक्स के अंदर 15 लिखी हुई है, तो हम 15 पे रहेंगे जो किताब में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली ये है कि एफबीआर को साथ हक हासिल है कि वो नोटिफिकेशन वगैरह दे के अगर डेट बढ़ाना चाहे या डेट कोई और सेट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो एफबीआर ने वो किया हुआ है, आप 18 तक कर सकते हैं। लेकिन लॉ के मुताबिक डेट कौन सी है, 15 है। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आपने 15 के अंदर अंदर जमा करवाना है। तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एज पर लॉ इज 15 ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, जो मंथ गुजर गया, जो मंथ गुजर गया उसकी रिटर्न आप अगले महीने की 15 तक जमा करवाएंगे, दैट इज ड्यू डेट। और किस सेक्शन में रिटर्न जमा होगी, सेक्शन 26। ई इंटरमीडियरी, ये कौन होता है, टैक्स पेयर और एफबीआर, इसके दरमियान में एक बंदा खड़ा हो जाता है जो कि कंसल्टेंट होता है, जो कि एडवोकेट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एसीएमए होता है, वो दरमियान में खड़ा हो जाता है। वो एफबीआर और जो टैक्स पेयर है उसके दरमियान एक तल्लुक कायम करता है कि ये बंदे को डॉक्यूमेंट फाइल करना नहीं आती, एफबीआर को डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ये ई इंटरमीडियरी मैं खड़ा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिकली आपका डाटा एफबीआर को सबमिट करता रहता हूँ। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ई इंटरमीडियरी के तौर पे आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए सेक्शन कौन सा है, 52A ऑफ सेल टैक्स एक्ट।
पता चल गया ये इंटरमीडिएट क्या होता है कि जो एफबीआर और टैक्स पेयर के दरमियान खड़ा होता है, जो टैक्स पेयर है उसके कागजात जमा करवाने होते हैं एफबीआर को, तो ये उसकी मदद करता है और उसके बिहाफ पे करवाता है। 52 है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को मैंने बार बार पढ़ा कि यार इसमें से कोई फर्क निकाल लो, तो हर चीज को उसने इस्टेब्लिशमेंट में डाल दिया। इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन करने लगा तो उसने कहा ये अंडरटेकिंग है, ये फर्म है, ये कंपनी है, चाहे इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई है, ये ओपी है, ये इंडिविजुअल है, इन सारी चीजों को उसने शामिल कर दिया। तो उसको कहा कि मैं नाम दे देता हूँ इस्टेब्लिशमेंट। कंपनी, इंडिविजुअल, एओपी, पीछे रहा क्या, तो इन सबको नाम दे दिया उसने इस्टेब्लिशमेंट का। मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज़ निकालूँ कि अपने स्टूडेंट को बताऊँ कि इस तरह आप तुम फ़र्क कर लो, लेकिन हर चीज़ को तो उसने दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट उसने शामिल नहीं की, फॉरेन गवर्नमेंट शामिल नहीं की उसने, तो ये नहीं है। बाकी उसने हर चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खींच के ले आया। हाँ, वो जो काम होता है डाल देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, तो वो इस्टेब्लिशमेंट इसमें नहीं लिखी गई। अच्छा, फर्म की डेफिनेशन कहता है, फर्म की डेफिनेशन क्या होगी, FIRM। जिन्होंने तो बिजनेस स्टडी की हुई है वो कहता है दो या दो से बंदे मिलते हैं और मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं, सारे मिलकर करते हैं या एक करता है सबके बिहाफ पे, इसको फर्म कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलते हैं, मुनाफा कमाने के लिए कारोबार करते हैं, उनमें से काम कोई एक करता है, काम सारे करते हैं, या उनमें से कोई एक करता है सबके बिहाफ पे, इसको पूरी की पूरी डेफिनेशन को फर्म कहा जाता है। मैक्सिमम लिमिट इसमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें पता है कि फर्म वगैरह में जो होती है वो पार्टनरशिप एक्ट में ही जाके ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो वो वही होते हैं। अच्छा, तो क्या हमें आज एंड कर देना चाहिए? इट इज़ अराउंड 1 o'clock एंड इट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। सो आप लोग अभी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ, तो सबसे पहले राइट हासिल होता है हमारी क्लास में जो जूम पे है। तो जो हमारे स्टूडेंट जूम के ऊपर हैं, जूम वाले, दे मे आस्क द क्वेश्चन। जूम पार्टिसिपेंट्स आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो हम क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो सामने ही है ना। चलें, CREST is abbreviation of computerized risk-based evaluation of sales tax. CREST is abbreviation of computerized risk-based evaluation of sales tax. एवेल्युएशन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। आप हर महीने रिटर्न फाइल करते हो, पिछले महीने आपने क्या कहा था, इस महीने क्या कह रहे हो, अगले महीने आप क्या कहने जा रहे हो, इन सब का आपस में छानबीन की जाती है, मौजना किया जाता है और डिस्क्रिपेंसीज को हाईलाइट किया जाता है। आप कहते हो पिछले महीने मैंने जो गुड्स खरीदी थी, जो मैं बेचने जा रहा हूं, मैंने अता से खरीदी थी। तो क्रेस्ट क्या करता है, अता के CNSE पे जाके चेक करता है कि क्या अता ने जाहिद को बेची थी। ये सारा अमल किस में हो रहा होता है, ये क्रेस्ट में हो रहा होता है। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट बेटे हमने बताया कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेसिकली सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक्टिव टैक्स पेयर में कह रहा है कि जिसपे विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी थी वो नहीं करता, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर से बाहर निकल जाएगा। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट यही होती है कि जब आप पे कर रहे होते हैं तो आप पूरा पे नहीं करते, आप कुछ होल्ड कर लेते हैं। लाइक आप तनख्वाह दे रहे हैं तो तनख्वाह पूरी नहीं देते, आप तनख्वाह कुछ रोक लेते हैं। तो जो आप रोक लेते हैं वो आपने किया विद हेड, और विद हेड करके आप FBR को जमा करवा देते हैं। तो जमा करवाते हुए आप किसी कागज पे लिख के देते हैं ना, वो कागज इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा होता है। वो स्टेटमेंट जो फाइल होती है उसको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का नाम दे दिया जाता है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 165
ये याद रखिएगा कि ये हो नहीं सकता कि जो बच्चे कामयाब हो किसी एक से ये ना पूछा जाए कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट किस सेक्शन में फाइल होती है, ये होती क्या है। 165 याद रखिएगा। कॉटेज इंडस्ट्री, हाँ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा कॉटेज इंडस्ट्री को तो मैंने बड़ा ध्यान से बताया, शायद आपका वो कनेक्शन वीक होगा उस टाइम इंटरनेट का। तो कॉटेज इंडस्ट्री नंबर 1 ये मैन्युफैक्चरर होता है और उसके अंदर 4 खसूसियत होनी चाहिए। अगर वो इनमें से किसी एक को भी मिस कर गया तो वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से आउट है। तो उसमें कहाँ हमें लोकेशन उसकी रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए, कनेक्शन उसके पास जो है वो इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए, मुलाजम उसके पास 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और टर्नओवर उसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 12 महीनों के दौरान। डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड फर्म। अच्छा यार देखो, एओपी की डेफिनेशन के अंदर फर्म मौजूद है, एओपी की डेफिनेशन के अंदर फर्म मौजूद है। इसका मतलब है फर्म है एओपी ही, लेकिन फर्म होती क्या है उसने अलग से डिफाइन कर दिया कि फर्म वो होती है जो कि कारोबार करते हैं 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलके और वो मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, लॉस कमाने के लिए कभी कोई कारोबार नहीं करता। वो मुनाफा कमाने के लिए कारोबार करते हैं और मुनाफा कमाने के लिए जब कारोबार करते हैं या तो सारे मिलके काम करते हैं या कोई एक बंदा करता है और दूसरे कहते हैं हमारे पे आप पे तुम करते रहो। ये फर्म की डेफिनेशन है और एओपी के अंदर फर्म चली जाती है। एओपी में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाती है, तो ये वहां पे पहुंच जाता है। चलिए एस्टेब्लिशमेंट का बेटे मैंने बताया कि उसने कहा कि ये 5 को ही उसने अंदर शामिल कर लिया, वो एस्टेब्लिशमेंट में चले गए। जी एक्टिव टैक्स पेयर को हमने डिफाइन किया कि ये वो टैक्स पेयर है जो कि ये वाले को निकाल दो बाकी सारे एक्टिव टैक्स पेयर होंगे। वो किनको निकालना था, उसने कहा जी कि निकाल दो कि जो कि फ्रॉडी हैं। फ्रॉडी मीन जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर या तो सस्पेंड हो गया या ब्लैक लिस्ट हो गया, या ऐसा बंदा जो कि ठीक नहीं है, जो कि वक्त पे काम नहीं करता। वक्त पे काम मीन कि वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो ड्यू डेट है वो 2 लगातार उसने टाइम पे जमा नहीं करवाई, उसका नाम निकाल। फिर उसने कहा कि जिसपे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी जरूरी थी सालाना, उसने टाइम पे नहीं करवाई, निकाल दो उसको अभी। और जिसपे चौथा विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जिसपे फाइल करने चाहिए जरूरी थी, उसने नहीं की, उसको भी निकाल। तो इसके अलावा सारे के सारे एक्टिव टैक्स पेयर होंगे जी। So thank you very much Zoom participant. Inshallah we will see you tomorrow at 9 o'clock. तो now we should end the class और ये तो इधर ही बैठे हैं, इनसे इधर सवाल जवाब कर लेते हैं। ठीक है जी, Zoom को बाय बाय कर दो, एंड कर देंगे। Recording. चलिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। सर आपने बताया सेल्स टैक्स इस पे लगता है कि जो इंपोर्ट होती हैं एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कस्टम वाले बैठे हैं टैक्स लगाते हैं, तो सर फिर कस्टम टैक्स क्या होता है? हाँ, वो ऐसा टैक्स जो कि कस्टम एक्ट 1969 के अंडर जाके लगता है ना, वो कस्टम टैक्स होता है। वो मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान में गाड़ियाँ आती हैं तो गाड़ियों को आप बड़ी महंगी आती हैं, उसके लिए पाकिस्तान को अपने रिजर्व्स देने पड़ते हैं, बाहर डॉलर में पे करना पड़ता है, तो उनको रोकने के लिए कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो वो कस्टम ड्यूटी अलहदा होती है, सेल टैक्स अलहदा होता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अलहदा होती है, पोर्ट के चार्जेस अलहदा होते हैं हर एक का, और एडवांस में इनकम टैक्स वहाँ पे अलहदा कट जाता है कि जनाब आप पराठो मंगवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम टैक्स भी बनता होगा, तो एडवांस में जमा करवा दो। तो हर चीज़ का अपना अपना हिस्सा है। तो जब आप चीज़ मंगवा रहे हैं उस पर सेल टैक्स अलहदा, कस्टम ड्यूटी अलहदा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अलहदा, पोर्ट चार्जेस अलहदा, एडवांस में इनकम टैक्स अलहदा। तो जब इनवाइस वो बनती है उसमें 6-7 तरह के टैक्सेस आ जाते हैं और सिंध का सेस टैक्स अलहदा। ठीक है, तो वो कस्टम ड्यूटी ऐसी ड्यूटी जो कि कस्टम एक्ट 1969 के मुताबिक लगेगी, वो कस्टम ड्यूटी होगी। इंपोर्ट्स पे बस लगती है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखिए बेसिकली इनकर्ज कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट पे इन्होंने कहा है सेल टैक्स लगेगा, लेकिन रेट पता है आपको क्या है उसका? 0%। कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको टैक्स लगा रहे हैं 0 के हिसाब से, लेकिन लग रहा है। वो इसलिए लगा रहे होते हैं, हम आगे जाके बताएंगे आप लोगों को, कि वो कि जिन्होंने इधर टैक्स पे किया, लाइक मैं कैमरे बना के बेचना चाह रहा हूँ, कैमरा के लिए मैंने मटेरियल परचेज किया था, वहाँ पे मैंने टैक्स दिया हुआ है,
तो मैं जब ज़ीरो चार्ज करूँगा और कहूँगा कि ये मेरा एडजस्ट ही नहीं हो सका जो मैंने ख़रीदा था, तो ये मैं FBR से वापस लूँगा। इसलिए एक्सपोर्ट को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है कि एक्सपोर्ट को भी टैक्स लगेगा। अगर इसको एग्जेम्प्ट कर लेते तो मेरा 17% जो मैंने दे चुका वो मुझे नहीं मिलना था। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है, एक्सपोर्ट को भी शामिल किया गया। सर व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ, हाँ, अभी टैरिफ तो ये मुख्तलिफ किस्म के रेट्स होते हैं। कोई भी चीज़ बेचने के लिए जो आप बेच रहे हैं, लाइक सुई गैस गैस सेल कर रही है अपने कंज्यूमर को, तो जिस रेट में बेच रही है वो उसका टैरिफ। लाइक इंडस्ट्री के लिए और टैरिफ है, लाइक घरेलू उसके लिए और टैरिफ है। तो ये वो टैरिफ को मैंने डिफाइन करी। टैक्स और टैरिफ कुछ और चीज़ें, ठीक हो गया। और आपका भी क्वेश्चन? एक्साइज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी सेम चीजें हैं? एक्साइज बेसिकली एक्साइज है क्या? ड्यूटीज ऑलमोस्ट तकरीबन, इतना फ़र्क इनमें ना बारीक बारीक निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो क्योंकि ड्यूटीज़ में सरचार्जेस वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ये, जब आपने टैक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो उसने कहा कि चाहे पेनल्टी लगे, चाहे सरचार्ज लगे, चाहे ड्यूटी लगे, इन सब को मैं कह दूंगा कि टैक्स लगा है, और ये सेल टैक्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर एक्साइज ड्यूटी जो है वो सिर्फ इंपोर्ट्स पे होती है? नहीं, देखो ये आप सिगरेट सिगरेट लोग पीते हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन पे वो जब बिजनेस कर रहे हैं लग रही, जो कंज्यूम कर रहा है उस पे लग रही है, सिगार पी रहा है उस पे लग रहा है, जो बेवरेजेस पी रहा है उस पे लग रहा है। सर ये क्वेश्चन था उसमें ना कि एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, वो सिर्फ इंपोर्ट भी था एक्सपोर्ट भी था, इंपोर्ट आंसर था। हाँ, तो एक्सपोर्ट पे तो देखो, आप क्या एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना चाह रहे हो? नहीं, तो एक्साइज तो उस पर लगती है जिस पे कंजम्पशन कम करवानी हो। मैं देखो आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को जेन में ला के फिर ऐसे अनसीन क्वेश्चंस का आंसर कर दो। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो नो टैक्स रिटर्न की आपने डेट बताई, तो टैक्स रिटर्न जमा करवाने का मतलब टैक्स पे करना? हाँ, टैक्स रिटर्न उस वक्त तक सबमिट नहीं हो सकती जब तक आपका टैक्स बनता है वो आपने पे ना किया हो। जब भी रिटर्न सबमिट करनी है, आपका इंटरमीडिएटरी आपकी रिटर्न सबमिट कर रहा है वो नहीं कर सकता जब तक टैक्स पे ना हो, ठीक। तो टैक्स का भी हम पढ़ेंगे कि टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है, पेमेंट कब ड्यू हो जाती है। तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो टैक्स की, वही रिटर्न फाइल करने की वही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होती है। लेकिन आगे जाकर फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में क्या सिर्फ रिटर्न के टाइम टैक्स जमा करवाना होता है। लाइक मैंने बताया कि आपने रिटर्न पे तो जमा करवा दिया, लेकिन हुआ क्या, FBR ने कहा आपने गलत जमा करवाया। तो जिस दिन उसने कहा कि आप 9 लाख जमा करवाओ, और जिस नोटिस के दरमियान लिख के कहा उसने कि इस नोटिस के अंदर लिखा उसने, तो वो नोटिस के अंदर जो डेट है वो ड्यू डेट हो जाएगी। चीज़ें इवॉल्व कर रही होती है ना, तो यहाँ पे फिर ड्यू डेट वो बन जाएगी जो कि कमिश्नर साहब ने कहा कि जनाब आपने 9 लाख कम जमा करवाया है, मैंने असेस कर लिया, अपना डेट को जमा करो। ओके हो गया। और क्वेश्चन? सर इट मींस कि जो रिटर्न बाद में जमा करते पहले टैक्स देते हैं? बिल्कुल 100% के रिटर्न जमा नहीं हो सकती तब तक जब तक आपका ड्यू टैक्स पे ना हो। लेकिन आपने रिटर्न जमा करवा दी, FBR ने बाद में एलिगेशन लगाया कि नहीं आपने गलत जमा करवाई है, उसके क्रेस्ट ने बता दिया, उसके ऑडिट ऑफिसर ने बता दिया, जिस तरह भी उनको पता चला, तो फिर उन्होंने नोटिस दिया, उसके अंदर जो लिखा जाएगा फिर आपकी वो डेट होगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मुदारबा एक इस्लामिक बिजनेस करने का तरीकाकार है। लाइक आपके पास पैसे पड़े, आप बैंक में रखा देते हैं, आपको सूद मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस इन्वेस्टमेंट, मैं कोई इस्लामिक में करना चाह रहा हूँ। तो मुदारबात बने हुए हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट के राइट में मिल जाते हैं, नफ़ा और नुकसान के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो एक इस्लामिक फाइनेंस का ये एक तरीकाकार है। जी, बैंकिंग सेक्टर। जी, सो बेटा, हाँ, ऑप्टिमल हाँ, एपलेट ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही, ATIR, एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल का मैंने बताया कि ये वो ट्रिब्यूनल होता है जो कि केसेस को हैंडल करता है, लाइक जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील से आगे निकल गए, जो कि टैक्स पेयर और FBR के दरमियान केस है,
वो केस सेटल नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे कौन जा सकता है? दोनों जा सकते हैं। एफबीआर भी अपील कर सकता है वहां पे और टैक्स पेयर भी कर सकता है। क्यों? कमिश्नर इनलैंड पहले क्या हुआ, आप स्टार्ट करते हैं, आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न के बाद एफबीआर ने देखा कि आपने ठीक नहीं जमा करवाई, उन्होंने आपका टैक्स बढ़ा दिया। आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? आप एक तो उस अफसर के पास जाएं और उसे कहें कि आपने एरर किया है, आपने सही ऑर्डर नहीं किया, इसको आप करेक्ट कर दें। अब अफसर मान ले तो ठीक है, मानता कोई नहीं है, वो कहते हैं मैंने तो ठीक किया है। अगर वो ठीक करना चाहे तो सेक्शन 221 में जाके कर सकते हैं इनकम टैक्स के। अगर वो नहीं मानता तो फिर आपके पास हाथ का असल है कि आप अपील लेके चले जाएं कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील के पास, जनाब कि आपके ऑफिसर ने गलत किया, मेरे पर टैक्स नहीं करता। कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू क्या दे सकता है फैसला? वो दो फैसले दे सकता है, या तो कह सकता है टैक्स पेयर ठीक है, या कह सकता है एफबीआर ठीक है। अगर वो कह देता है टैक्स पेयर ठीक है, सपोज कर लो कि नहीं बनता था, एफबीआर या तो एफबीआर के पास एक फैसला है कि बात मान ले कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू की कि ठीक है जी बात खत्म हो गई, या वो गुस्से में आ जाए और अगले कहे कि मैं अगले प्लेटफॉर्म पे जाके अपील कर देता हूँ, एफबीआर चला जाता है एपलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू के पास। दूसरी बात, अगर फैसला कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू हक में कर देता है टैक्स पेयर, ठीक नहीं, हक में कर देता है एफबीआर के ऑफिसर के, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो इंडिविजुअल है वो पहले एक दफा उसके खिलाफ फैसला आया, अफसर ने दिया, उसके बाद कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील ने दिया, अब स्टिल उसके पास हक मौजूद है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू चला जाए। तो जब जाएगा वो सेक्शन 130 में जाएगा, उनके साथ अपने सामने केस प्लीड करेगा, देखो आपका एफबीआर का अफसर भी गलत कर रहा है, वहाँ का कमिश्नर अपील भी गलत कर रहा है, अभी मैं आपके पास आया हूँ तो मेरे पास मुझे कुछ रहम करो मुझ पर, मेरी बातें ठीक है मान लो। तो ये है वो एपलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू में। आगे हाई कोर्ट नहीं जाना चाह रहा, जब हाई कोर्ट जाएंगे तो फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। करेक्शंस का सेक्शन क्या है? 221, ठीक है। तो ये जब आप लोग आएंगे ना प्रैक्टिस में, तो आप लोगों को भी इस तरह याद हो जाएंगे कि ये, और ये इसी तरह याद होते हैं प्रैक्टिस कर करके ही। तो आप प्रैक्टिस करें, कल जब आए आप लोगों के पास, सबके पास क्या होना चाहिए? शेड्यूल के और टाइटल्स के प्रिंट, और आप लोगों के जो आपकी कॉपी है उसके अंदर लगे हुए, जिस तरह जैसे आप घर जा रही हैं जाते हुए आप पढ़ती जाएं उसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एट 9 o'clock, सो बी हियर एट 8 टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।